अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर, जिसमें से हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर मोशन, जिसमें जो भी बॉडी है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। जो नई क्वांटिटी आज हम लोगों ने पढ़नी है वो है हमारे पास लीनियर मोमेंटम। और क्योंकि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, सो हम चार चीज़ें इसके बारे में देखेंगे। एक तो इसको डिफाइन करेंगे, उसकी इक्वेशन, यूनिट और डायरेक्शन, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी क्या वजह ये कि हम इस लेक्चर में देखेंगे और साथ में हम लोग फिर इस क्वांटिटी को रिलेट करेंगे लीनियर फोर्स के साथ, और उसके बाद हम लोग एक नई क्वांटिटी पढ़ेंगे, इंपल्स, और उसका यूनिट। सो हम स्टार्ट करते हैं लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन से। हम लोगों ने देखा कि लीनियर मोशन में हमारे पास जो भी बॉडी है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है, और हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर नंबर 20 में न्यूटन के लॉस पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट लॉ में, जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया था, कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा मैसिव होती है, जितना ज़्यादा उसका मैस होता है, उसका इनर्शिया भी उतना ज़्यादा होता है, और फिर उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बॉडी बहुत हैवी है, इसका मैस बहुत ज़्यादा है, और ये किसी भी वेलोसिटी से चल रही है और आगे जा रही है, तो उसको रोकना मुश्किल होगा। दूसरी जो चीज़ है इसको रोकना मुश्किल बना सकती है वो है इसकी स्पीड, कि अगर किसी चीज़ की स्पीड भी ज़्यादा हो तो तब भी उसको रोकना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज स्पीड के ज़्यादा होने से एक और क्वांटिटी ज़्यादा होती है जिसे बोलते हैं मोमेंटम। सो स्पीड और मैस अगर दोनों बढ़ते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास मोमेंटम बढ़ती है, और अगर मोमेंटम बढ़ती है तो बेशक मैस इतना ज़्यादा ना भी हो, उस चीज़ को रोकना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर हम एक मिसाल लेते हैं कि अगर एक बुलेट को फायर किया जाता है गन में से, तो बुलेट का मैस इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उसको रोकना क्यों मुश्किल होता है या क्यों उसके आगे नहीं आता है? बिकॉज उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और उसका मैस का मैस स्पीड ज़्यादा है, तो स्पीड की ज़्यादा होने की वजह से उसका मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा होता है। सो हमारे पास मोमेंटम, हमारे पास किसी भी चीज़ की स्पीड की वजह से एक इफेक्ट होता है उसके अंदर, जो कि कोलिजन के बाद उस मैस का मालूम होता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। सो अगर मैं इक्वेशन से इसको डिस्क्राइब करना चाहूँ, जो लीनियर मोमेंटम जो होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि आती है मेरे पास मैस और वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी को मैस से मल्टीप्लाई करने से। और हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी जब भी ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है वो भी ज़्यादा होगा। मैस भी ज़्यादा होने से होता है, लेकिन हम मैस और इनर्शिया को ज़रा इरिस्पेक्टिव इससे देखते हैं। वेलोसिटी जब भी ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है वो उस चीज़ का ज़्यादा होगा, और तब भी इस चीज़ को रोकना या चलाना, अगर हम बात करते हैं रोकने की, तो हमारे पास इस चीज़ को रोकना, अगर ये मूव कर रही है तो उतना ज़्यादा मुश्किल होगा। सो जब भी ये चीज़ ज़्यादा मोमेंटम वाली कोलाइड करेगी किसी और चीज़ के साथ, तो जाहिर बात है एक सेकेंडरी इफेक्ट पैदा करेगी, और वो सेकेंडरी इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ इसके मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करेगा। सो मोमेंटम हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि कोलिजन के बाद नेक्स्ट क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होना है वो डिसाइड करती है लीनियर मोमेंटम। मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। सो हम इसको डिफाइन इस तरह कर सकते हैं मैथमेटिकली कि प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, या फिर हम इसको इसके इफेक्ट के लिहाज से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इक्वेशन होती है हमारे पास इसकी P इज इक्वल टू mv। मैस एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होती है तो जवाब हमारे पास हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही आती है। सो एंगुलर लीनियर मोमेंटम भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इक्वेशन की मदद से अगर हम इसकी यूनिट निकालना चाहें तो हमारे पास जो मैस होता है इसका होता है हमारे पास किलोग्राम, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। सो हमारे पास इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लेकिन इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं पर सेकंड से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऊपर वाली चीज़ बन जाएगी मेरे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे पर सेकंड होगा। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के बराबर होता है, और यहाँ पर आ जाएगा पर सेकंड, और ये आ जाएगा हमारे पास न्यूटन सेकंड। सो न्यूटन सेकंड भी इसका यूनिट होता है, और साथ में हमारे पास जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है ये भी हमारे पास इसका SI यूनिट होता है। सो इसके दो SI यूनिट है। अब लीनियर क्वांटिटी है तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी हमारे पास P की वही डायरेक्शन होगी। सो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है इट इज ऑलवेज अलोंग वेलोसिटी। सो ये चार पॉइंट है जो कि हम लोग लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं इसको दोबारा से डिस्क्राइब करूं तो लीनियर मोमेंटम हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि उसकी स्पीड की वजह से पैदा होती है। जिस चीज़ की स्पीड ज़्यादा होगी या वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका लीनियर मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होगा, और जिस चीज़ की स्पीड जितनी ज़्यादा कम होगी उसका
मोमेंटम उतना ही कम होगा। लेकिन ये डिपेंड दोनों पे करती है, मास पे भी और वेलोसिटी के ऊपर भी। मास के ज़्यादा होने से भी मोमेंटम बढ़ता है, लेकिन हम फिलहाल सिर्फ स्पीड के लिहाज से देखें तो स्पीड की वजह से जो पैदा होने वाली एक नई क्वांटिटी है तो वो हमारे पास लीनियर मोमेंटम कहलाती है। इट इज़ ऑल्सो कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मैथमेटिकली हम इस चीज़ को ऐसे लिखते हैं और इसका मैग्नीट्यूड हम बगैर एरो के लिख देंगे। यूनिट की बात करें तो हमारे पास दो यूनिट हैं, वन इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड एंड द सेकंड वन इज न्यूटन सेकंड। ये बेस यूनिट की शक्ल में लिखा हुआ है और ये डिराइव्ड यूनिट की शक्ल में लिखा हुआ है, तो आप पहले चैप्टर में ये चीजें पढ़ चुके हैं। बाकी रह जाती है बात डायरेक्शन की, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही हमारे पास लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है अलोंग द मोशन, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी क्या, लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन भी क्या होगी, इट विल बी ऑलवेज अलोंग द मोशन। सेकेंडली हम इसके दूसरे पार्ट में डिस्क्राइब करते हैं कि हम लोग फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन डिस्क्राइब करें। तो फोर्स को हम सेकंड लॉ की मदद से डिफाइन कर सकते हैं कि F इज इक्वल टू ma, और हमें पता है कि a जो होता है ये हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हिच इज एक्सेलरेशन। और किसी भी चीज का अगर मैं डेल निकालता हूं, ये जो डेल्टा सिंबल बना हुआ है, तो वो हमेशा बराबर होता है उस चीज की फाइनल वैल्यू माइनस उस चीज की इनिशियल वैल्यू। और अगर मैं m को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा हमारे पास mvf माइनस mvi। अब मास इनटू वेलोसिटी हम लोग अभी देख चुके हैं कि लीनियर मोमेंटम होता है, तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो हमारा फाइनल मोमेंटम होगा, और मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी हमारा इनिशियल मोमेंटम होगा। और जिस तरह फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी थी वो डेल v के बराबर थी, इसी तरह फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो हमारे पास डेल p के बराबर होगा। तो हमारे पास जो फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन बन जाता है वो ये है कि फोर्स जो है वो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के बराबर होती है। तो फोर्स इसके बराबर है, फोर्स इज इक्वल टू टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंट। सो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है हमारे पास के show that the time rate change of momentum is equal to force, या हो सकता है show that del p is equal del f is equal to del p over del t, या फिर हमारे पास ये भी हो सकता है कि show that the rate of change of momentum with respect to time is equal to applied force। so ये तीनों तरह से सवाल पूछा जा सकता है। जब भी ये सवाल पूछा जाएगा तो इसका मतलब है कि आपने इन इक्वेशंस, इन सेकंड लॉ की मदद से हम लोगों ने फोर्स और मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का रिलेशन फाइंड आउट करना है, और हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे थ्रू मैथमेटिकल स्टेप्स जो कि मैंने कंप्लीटली यहाँ पे किए हैं, आपकी बुक में भी किए हुए हैं, तो आप लोग भी इसको देखिएगा जरूर। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे देख सकते हैं हम लोग। थर्ड जो हमारे पास चीज आती है दैट इज इक्वल टू इंपल्स, और इसको मैं यहाँ से ही डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ से डेल पी को ज़्यादा करूँ तो ये हमारे पास बन जाती है एफ मल्टीप्लाई बाई डेल। ये जो फोर्स मल्टीप्लाई बाई टाइम होता है, अगर ये टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा हमारे पास, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, del p is equal to f multiplied by del। अगर हमारे पास ये इंटरवल बहुत ज्यादा शॉर्ट है तो हमारे पास ये जो del p क्वांटिटी है ये कहलाएगी हमारे पास इंपल्स। सो मैं इसको कह सकता हूँ इंपल्स अगर हमारे पास ये जो टाइम इंटरवल है इट इज वेरी शॉर्ट। सो जो भी फोर्स हमारे पास बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए किसी चीज के ऊपर अप्लाई होती है दैट इज कॉल्ड इंपल्स। हमारे पास फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और हमारे पास टाइम का होता है सेकंड, तो इंपल्स का यूनिट भी वही होता है जो हमारे पास मोमेंटम का होता है। लेकिन इंपल्स को डिफाइन कैसे करते हैं, अ वेरी लार्ज फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जांपल्स में हम लोग देखते हैं कि जब भी एक बैट्समैन छक्का मारता है तो जो हमारे पास बैट और बॉल टच करते हैं आपस में वो वेरी शॉर्ट इंटरवल के लिए टच करते हैं फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। लेकिन वो फोर्स इतनी ज्यादा होती है और उसकी वजह से जो डेल पी है या आई है वो इतना ज्यादा प्रोड्यूस होता है कि हमारे पास बॉल बहुत ज्यादा तेजी से ट्रैवल करती है और बाउंड्री क्रॉस कर जाती है या फिर स्टेडियम से बाहर चली जाती है, बिकॉज इंपल्स बहुत ज्यादा होता है उसके। इसी तरह फुटबॉलर जब जोर से फुटबॉल को किक मारता है तो उसका पाँव और फुटबॉल जो होता है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए टच करते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन हमारे पास फोर्स और टाइम फोर्स इतनी ज़्यादा होती है, टाइम इंटरवल इतना छोटा होता है
कि इम्पल्स ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो बॉल बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे ट्रैवल करती है, ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है और उसमें ज़्यादा इम्पल्स पैदा होता है। सो ये थे हमारे आज के 3 टॉपिक्स। ये एक ही टॉपिक के अंदर कन्फाइन हुए हैं जो कि हमारे पास लीनियर मोमेंटम है। सो लीनियर मोमेंटम टॉपिक के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट में उसकी डिस्क्रिप्शन है जिसमें 4 चीज़ें आती हैं, डेफिनेशन, इक्वेशन, यूनिट एंड डायरेक्शन। सेकेंडली हम लोगों ने फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन सारा फाइंड किया है और डिफाइन किया कि फोर्स जो होती है वो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। और थर्डली हम लोगों ने इसी इक्वेशन की मदद से हम लोगों ने इम्पल्स को भी डिफाइन किया है, उसकी इक्वेशन लिखी है और उसका यूनिट भी हम लोगों ने देखा है। तो आप भी आज के लेक्चर में 3.7 जो टॉपिक है आपकी बुक में कंप्लीट इसको पढ़िएगा, उसके अंदर से चीज़ें देखिएगा। कोई चीज़ समझ नहीं आती या आपके जहन में भी क्वेश्चन है तो ज़रूर फीडबैक दिया करें ताकि आपके क्वेश्चंस एट द इंस्टेंट आंसर हो जाए। थैंक यू।